हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर तक हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर तक हमने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को पूरी तरह से किस तरह से सॉल्व करना है, उसके क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं, ये सब हमने देख लिया था। अब हमारे पास क्या है कि कुछ शॉर्टकट मेथड भी है जिससे कि आपका ये जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इजी हो जाता है। बिल्कुल शॉर्ट मेथड से आप कर सकते हो। तो उसमें भी कुछ केसेस आपके आ जाएंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरह से सॉल्व करना होगा। तो अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आपके पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर मैं इसका पूरे स्पैन का सेंटर लूं तो मैं कुछ ऐसे सेंटर ले सकती हूँ। ओके, अब मैं क्या बोलूंगी, अगर मैं सेंटर के अबाउट देखूं, सेंटर के अबाउट ये जो है पूरा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल लग रहा है। देखो इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे लोडिंग है, यूडीएल यहाँ पे यूडीएल, देन पी लोड है, सेम पी लोड है, आई इसकी स्टिफनेस है, आई है। तो वी कैन से अबाउट द सेंटर दिस स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं फाइनली सिर्फ इतना पार्ट लेके सॉल्व कर सकती हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं सिर्फ इतना पार्ट लेके इस स्ट्रक्चर को सॉल्व कर दूँ। अगर मैं सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर सॉल्व कर दूं, तो ये पी हो गया। अच्छा, अब इसकी स्टिफनेस मैंने बोली के ए बी, के बी सी एंड के ए सी बी। तो स्टिफनेस का सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आता है। कैसे? ये बी हुआ और ये बीच में मैंने कोई भी पॉइंट मान लिया सी डैश। ठीक, अब मैं क्या बोलूंगी कि इसकी जो स्टिफनेस होगी, इस पूरे नंबर की स्टिफनेस के बी सी थी, तो क्योंकि मैं सिर्फ हाफ स्ट्रक्चर ले रही हूँ तो इसकी स्टिफनेस के बी सी बाय 2 लूंगी। ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गया आपका एल बाय 2, और ये डिस्टेंस हो गया आपका एल। ओके, तो इस तरह से क्या किया मैंने, इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का सिंपल सॉल्यूशन निकाल लिया कि मैं हाफ कर दूं और मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लूं। अच्छा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने सिर्फ हाफ का सॉल्यूशन निकाला, और अदर हाफ का कैसे लिखूंगी? अदर हाफ का मैं कैसे लिखूंगी, सेम इसके जो आंसर्स आएंगे सेम विद ऑपोजिट साइन। ठीक है, सेम विद ऑपोजिट साइन फॉर अदर हाफ मैं लिख दूंगी। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या होता है, मैं पूरा ऐसा स्टेटमेंट अगर लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ व्हेन सेंटर एक्सिस when center axis passes through the midspan of any given structure या बीम बोल लो, then we consider half of the span, half of the stiffness बोल सकते हैं अभी, stiffness of particular beam। फिर क्या करेंगे, we will solve the first half of given structure। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करेंगे, सेम वैल्यू ऑफ मोमेंट्स, जो भी आपके मोमेंट्स आए वो हम क्या लिख सकते हैं, कैन बी गिवन फॉर द नेक्स्ट second half of the given structure with what, opposite sign। तो मैंने अभी क्या बोला कि हमारा ये जो सेंटर लाइन है जिस स्पैन से जाएगा उस स्पैन की हाफ स्टिफनेस हम ले लेंगे, और
वो जो पूरा हाफ स्ट्रक्चर है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी मोमेंट की वैल्यू आई, सिमिलर जो मोमेंट की वैल्यूज आएंगी वो दूसरे हाफ पे भी आएंगी, बट हम डायरेक्शन ऑपोजिट दे देंगे। इस तरह से मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ठीक, अब मेरे पास केस 2 है। केस 2, मान लो आपके पास कुछ इस तरह से फ्रेम है। ठीक है, ये फ्रेम है और इस फ्रेम पे मैंने यूडीएल लगाया हुआ है। कुछ इस तरह से यूडीएल लगा हुआ है। मैंने क्या बोला, इसकी जो क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज है आई आई है। ठीक, मैंने नाम दे दिया ए बी सी एंड डी। अब मैं क्या देख रही हूँ, ये वाला बीम भी मान लो इसकी भी क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज आपकी आई है। ठीक, अब मैंने क्या बोला कि ये जो है ये भी अबाउट सेंटर सिमेट्रिकल है कि नहीं। अगर मैं यहाँ से एक सेंटर लाइन खींचूं तो ये इस सेंट्रल लाइन की अबाउट सिमेट्रिकल है। सेम लोडिंग लग रही है दोनों साइड, सेम लेंथ है मेंबर की, सेम उसका मटेरियल प्रॉपर्टीज है। तो मैंने क्या बोला कि हाँ ये सेंटर के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। अब अगर मैं बोलूँ इसका क्या है स्टिफनेस के ए बी, इसकी स्टिफनेस के बी सी, इसकी स्टिफनेस के सी डी। ठीक, तो मैं क्या कहने वाली हूँ कि मैं हाफ स्ट्रक्चर एनालाइज करूंगी। कितना, सिर्फ हाफ। किस तरह से, कुछ इस तरह से मैंने लिख लिया। और यहाँ पे जो भी यूडीएल लगा हुआ है मैंने इसको सी डैश बोल दिया फिर से। ये है ए, ये है बी। अब मैंने क्या बोला कि अच्छा स्टिफनेस इसकी के बी सी थी, तो मैं लिखूंगी के बी सी बाय 2, क्योंकि आधा स्ट्रक्चर ले रही हूँ, ये के ए बी। अब मैंने सॉल्व किया और सेम जो है आपका काम नेक्स्ट हाफ के लिए हो जाएगा विद ऑपोजिट साइन। तो ये हो गया आपका केस 2। अगर मैं बोलूँ केस 3 के बारे में, केस 3 क्या है, मैं केस 3 ले रही हूँ बॉक्स फ्रेम। ठीक है, मैंने क्या लिया, बॉक्स फ्रेम लिया। बॉक्स फ्रेम किस तरह से, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये हुआ आपका बॉक्स फ्रेम। मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे इसका यूडीएल लगाया हुआ है इस तरफ, ये फ्रेम है, यूडीएल लगाया यहाँ, यूडीएल लगाया है यहाँ। अब लोड लगाया हुआ है मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे पी, और कुछ इस तरह से यहाँ पे पी लोड लगाया हुआ है। मैंने नाम दे दिया पॉइंट्स का, ये है ए बी सी एंड डी जो है इसके कॉर्नर पॉइंट्स है। अच्छा, अब इस तरह के फ्रेम को आप देखो तो ये सिमेट्रिक अबाउट 2 एक्सिस है। कैसे, देखो एक तो ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ही है। अब मैं अगर कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी ले लूं तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के भी अराउंड सिमेट्रिक है। हाँ देखो, क्योंकि क्या है, एक जगह इसका ये लगा हुआ है यूडीएल, एक जगह खाली, यूडीएल खाली, यूडीएल खाली, यूडीएल खाली। तो अगर मैं इस टाइप के बॉक्स फ्रेम का सिर्फ क्या करूं, सिर्फ इतना पार्ट ही ले लो एनालाइज करने के लिए, बाकी मैंने इसको मान लिया ये डी डैश, इसको मान लिया मैंने डी डैश। ठीक, यहाँ पे लगा यूडीएल, इसका मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ 1/4 पार्ट ही यूटिलाइज कर लूँ। और जैसे इसका अगर मैं बोलूँ कि के ए बी स्टिफनेस थी, के बी सी स्टिफनेस थी, के सी डी स्टिफनेस थी एंड के ए डी स्टिफनेस थी, तो मैं क्या करूँ, सिर्फ ये के ए बी बाय 2 इसकी स्टिफनेस हो गई, के ए डी बाय 2 इसकी स्टिफनेस हो गई। तो सिर्फ इतना एनालाइज करूँ क्वार्टर पार्ट
ठीक है, सिर्फ क्वार्टर पार्ट एनालाइज करूँ और मैं सबको सेम वैल्यूज लिख सकती हूँ। सिमिलर केस अगर मैं नेक्स्ट केस देखूँ, बॉक्स फ्रेम ही है केस 4, बॉक्स फ्रेम मैंने 2 दे दिया, ठीक है, सेकंड टाइप का। मैंने क्या बोला, कुछ इस तरह से बॉक्स फ्रेम है। ठीक, और यूडीएल लगा हुआ है यहाँ पे लोडिंग लगी है एक सेंटर पे। अच्छा, तो मैं क्या देख सकती हूँ, इस तरह के जो बॉक्स फ्रेम्स हैं, अब मैं नाम दे दूँ इससे पहले, ए, बी, सी एंड डी। मैं क्या बोल सकती हूँ कि पहले तो मैं ये देखूँ कि हाँ, ये इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल है, इस एक्सिस के अबाउट, यस इट इज। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मैं इसकी स्टिफनेस बोल दूँ, ये अगर के ए बी है, के बी सी, के सी डी एंड के ए डी, ठीक है। तो अगर मैं इसको एनालाइज करूँ, तो इसमें मेरे को हाफ फ्रेम को एनालाइज करना चाहिए और सेकेंड हाफ के लिए उसके ऑपोजिट वैल्यूज लिख देनी चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ, तो मैं क्या एनालाइज करूंगी, सिर्फ हाफ ऑफ द फ्रेम, ये एंड ये। मैंने नाम दिया सी डैश, नाम दिया डी डैश, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और आपका यहाँ पे लोड लगा हुआ है यूडीएल, ये मैं लूंगी के बी सी बाय 2, ये लूंगी के ए डी बाय 2, और इसकी स्टिफनेस हो गई के ए बी। सिर्फ इतने फ्रेम को एनालाइज कर लूंगी एंड वी आर गुड टू गो, ठीक है। अब मैं केस 5 देखती हूँ। केस 5, जस्ट सेकेंड, केस 5, मैंने लिखा कि मेरे पास है एक बीम, किस तरह से, कुछ इस तरह से है, ये भी सिमेट्रिक होगी, बट किस तरह से सिमेट्रिक होगी वो देखना इंटरेस्टिंग है। मैंने लगाया सेंटर पे रोलर लगा दिया, मैंने यहाँ पे भी एक रोलर लगा दिया, मैंने यहाँ पे भी एक रोलर लगा दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे यूडीएल लगा दिया सेम कॉन्सेंट्रेशन का डब्ल्यू, यहाँ यूडीएल लगा दिया सेम कॉन्सेंट्रेशन का डब्ल्यू। मैंने एक पी लोड लगाया सेंटर पे, और मैंने फिर से यहाँ पे एक लोड लगाया टी। ओके, अब मैंने लेंथ बताई। अच्छा, अब आप ये देखो कि ये सिमेट्रिक होगा अबाउट सपोर्ट, ठीक है, सेंट्रल सपोर्ट के अबाउट सिमेट्रिक है। इससे पहले जब मैंने केस नंबर फर्स्ट करवाया था, सबसे पहला वाला, तो मैंने क्या देखा था, सेंटर लाइन जा रही थी आपकी कहाँ से, सेंटर लाइन आपकी जा रही थी मिडल ऑफ दिस पेन से, ठीक है। यहाँ पे आपकी सेंटर लाइन जा रही है फ्रॉम द सपोर्ट। तो ये केस किस तरह से डिफरेंस हुआ, अगर ये सपोर्ट से जा रही है तो आप क्या करोगे, आप इसको कुछ इस तरह से बनाओगे, आप ये जो सपोर्ट है जहां से जा रहा है इसको भी फिक्स्ड एंड मानोगे। ये आपका एक रूल है कि इसको भी आपको फिक्स्ड एंड मानना है, एंड बाकी चीजें एज इट इज। यूडीएल यहाँ तक लग रहा है, लगा दिया, लोड यहाँ पे लग रहा है, लगा दिया। अच्छा, यहाँ की स्टिफनेस, अच्छा पहले नाम दे दूं मैं कि ये ए बी सी डी एंड ई है, मैंने ये स्टिफनेस ली के ए बी, ये के बी सी, ये के सी डी, ये के डी ई, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ इसकी स्टिफनेस तो के ए बी ही रहेगी, वी कैन से दिस एज, दिस ऑल्सो एज के बी सी, राइट। कुछ तो चेंज नहीं हुआ ना, पूरा एकदम मेंबर के एंड तक ही तो जा रहा है ये, तो मैं इसको के बी सी लेके लिख सकती हूँ। तो अगर मैं इसको एज अ स्टेटमेंट लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूंगी कि व्हेन
The center line passes through the support. In that case, what we should do? In that case, consider that, क्या कंसिडर करना है? सपोर्ट एज अ फिक्स्ड सपोर्ट, that support as a fixed support. Okay, and then we can analyze it. Then analyze it. अच्छा, अब क्या करेंगे? सॉल्व भी तो करना होगा, तो हम क्या करेंगे? सॉल्व दी फर्स्ट हाफ, फिर क्या करेंगे? फर्स्ट हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट हाफ के लिए क्या करेंगे? सेम वैल्यूज लिख लेंगे, राइट दी सेम मोमेंट्स। आपको पता ही है क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद सेम मोमेंट्स लिखेंगे फॉर सेकेंड हाफ with opposite sign, with opposite sign। तो ये हुआ आपका रूल फॉर केस नंबर 5। अच्छा, यही है 5 केसेस जो आपको पता होना चाहिए शॉर्टकट के लिए। तो शॉर्टकट का मतलब क्या हो गया? अब आप पूरी बीम एनालाइज ना करके यहाँ पे सिर्फ हाफ एनालाइज करो, सेकंड हाफ के लिए ऑपोजिट साइन में लिख दो। तो ये इस वजह से आपका आधा टाइम सेव हो सकता है। तो ये है आपका शॉर्टकट मेथड जिसकी हेल्प से आप और इजीली मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन में मैंने मान लिया कि हमको एक बॉक्स फ्रेम गिवन है, कुछ इस तरह से हमारे पास बॉक्स फ्रेम है जिसपे कि मैंने क्या किया है, फोर्स लगाया है सेंटर पे 4 किलो न्यूटन का, यहाँ पे फोर्स लगाया है सेम 4 किलो न्यूटन का। ठीक है, मैंने नाम दे दिए ए बी सी एंड डी। एंड देन क्या किया मैंने, लेंथ, ये लेंथ है मान लो टोटल है ये 2 मीटर, राइट? ये है 4 मीटर, दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज 4 मीटर। लग नहीं रहा 2 4, बट अज्यूम करो दिस इज 2 4 2 4। एंड इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड इसकी क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज है ये आई। अच्छा, अब मैं क्या करूं? अब मुझे पूरे बॉक्स का एनालाइज नहीं करना, सिंपली मुझे क्या करना है, मैं ले लेती हूँ what can I do? I can just like I can take only 1/4 part, दे सकती हूँ। ये क्वाड्रेंट के केस में सेम हो जाएगा, इसका मैंने एक क्वार्टर ले लिया, वो सेम हो जाएगा इसके बराबर, बट विद ऑपोजिट साइंस। ठीक है, तो मैंने ले लिया, मान लो मैंने क्या लिया, ये वाला पार्ट ले लिया, इसको मैं एनालाइज कर रही हूँ। नाम है ए बी डैश एंड डी डैश। ये क्वेश्चन में हम देखें तो हमको क्या पता चल रहा है कि 1/4 पार्ट के सिमेट्रिकल है एवरीथिंग। तो अगर मैं इसका सिर्फ 1/4 पार्ट ले लूं और उसको एनालाइज कर लूं और बाकी सबको हम सेम सेम ही वे में लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ए पॉइंट लेके ए टू बी वाला सेक्शन या ए टू डी वाला सेक्शन ले लिया। ठीक, मैं इसको एनालाइज करने वाली होंगी और इसकी हेल्प से मैं बाकी बी सी एंड डी को लिखूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने ए बी और ए डी पॉइंट पे लिया है, तो मैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स निकाल लूँ क्योंकि मुझे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन तो लगाना ही है। तो मैंने फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स निकालने हैं, तो मैंने ये लिया ए पॉइंट। अब देखो ये जो फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम में हर पॉइंट आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है, हर जॉइंट फिक्स्ड जॉइंट होगा। तो मैंने ये क्या किया, डी को मैंने फिक्स्ड जॉइंट लेके ए बी। अब आप देखो, मैं मेरे को फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स निकालने होंगे, कौन कौन से? ए बी का निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लोड है,
सी एंड डी का निकालना पड़ेगा फिक्स्ड एंड मूवमेंट, क्योंकि इस पे लोड है। ए डी पे कोई लोड नहीं है तो ए डी पे आपका फिक्स्ड एंड मूवमेंट 0 हो जाएंगे, है ना। सिमिलरली बी सी पे कोई लोड नहीं है तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट आपके 0 हो जाएंगे, मेंबर बी सी पे, मेंबर ए डी पे। सिर्फ फिक्स्ड एंड मूवमेंट आपके बी ए एंड सी डी पे रहेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं ए बी का सबसे पहले फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकाल लूँ। तो मैंने देखा कि कुछ इस तरह से है, 4 किलो न्यूटन। और अगर मैं सी डी बोलूँ, मान लो मैं यहाँ कहीं सी डी लिख रही हूँ इस तरह से, तो ये है आपका सी एंड ये है डी, और यहाँ पे भी लग रहा है आपका क्या, 4 किलो न्यूटन। अच्छा, तो मैंने क्या देखा, मैंने मूवमेंट्स देखे, फिक्स्ड मूवमेंट ही निकालने होते हैं। तो आपका ये क्या होता है, पी एल बाय 8 होता है। सिमिलरली ये आपका माइनस पी एल बाय 8, इसी तरह से यहाँ पे आपका ये हो जाएगा पी एल बाय 8, और ये वाला माइनस पी एल बाय 8। इसको अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करके देखो, तो आपका जो राइट हैंड साइड होगा वो पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड लोड का नेगेटिव। तो इसी तरह से मैंने यहाँ किया है। तो अगर मैं लिखूं वैल्यू, तो मैं बोलूंगी मोमेंट एट ए बी, ए टू बी कितना है, पी एल बाय 8 पॉजिटिव का। तो मैंने पी की वैल्यू रखी कितनी, 4, एल कितना, 2, और डिवाइडेड बाय 8। तो 8 डिवाइडेड बाय 8 1 आया ना, तो मैंने लिखा 1 किलो न्यूटन मीटर। और मैंने बोला एम बी ए निकाल लूँ मैं, एम बी ए में कितना बोलूंगी, ये -1 आ जाएगा, सेम ही तो है, किलो न्यूटन मीटर। अगर मैं बोलूँ एम सी डी, सी टू डी पॉजिटिव, क्या है ये, 1 आएगा सेम, क्योंकि सब चीज सेम ही है यहाँ पे, किलो न्यूटन मीटर। तो मोमेंट एट डी, डी टू सी मैं क्या बोलूंगी, -1 किलो न्यूटन मीटर। और और मैं अगर बोलूँ तो मैं ये भी लिख सकती हूँ, एम बी टू सी क्या होगा, जो मैंने बता दिया है, 0। एंड एम सी टू बी भी 0 होगा, क्योंकि कोई लोडिंग नहीं है। एम ए टू डी इक्वल टू 0, ए टू डी, एंड एम डी टू ए इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ नो लोडिंग। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, नो लोडिंग। अच्छा, मैंने क्या किया, फिक्स्ड मोमेंट निकाल लिए, एंड अब मुझे क्या करना है, सिर्फ 1/4 फ्रेम एनालाइज करना है। 1/4 फ्रेम एनालिसिस करो, और बाकी के लिए आप सेम वैल्यूज लिख दो। अच्छा, तो मैंने क्या किया, फिक्स्ड मोमेंट्स निकाल लिए, मैं रिमूव कर देती हूँ। और मैंने ये बोला कि हाँ 1/4 मैं एनालाइज करने वाली हूँ। तो अगर मैं 1/4 ले रही हूँ, मतलब इसका हाफ लिया मैंने, ए बी का हाफ हुआ ये बी डैश, ए डी का हाफ हुआ डी डैश, और मेरे पास क्या, इसकी स्टिफनेस भी हाफ हो जाएगी, ए डी बाय 2 हो जाएगा, इसका के ए बी बाय 2 हो जाएगा, हाफ ऑफ स्टिफनेस हो गई। अच्छा, तो अब मैं दूसरा चीज है, मैं के ए बी बाय 2 निकाल लूँ। के ए बी बाय 2 कितना होगा, मतलब 1/2। अब देखो, ए से बी देखना है ना, के ए बी फार एंड फिक्स्ड है, बी फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड का क्या होता है, 4 ई आई बाय एल होता है स्टिफनेस, है ना। अब मैंने क्या किया, 1/2 4 ई आई, और एल कितना है, 2, राइट। तो देखा, दो से दो, दो से दो, तो ये कितना बचा आपका, के ए बी बाय 2 की वैल्यू आई आपकी ई आई के बराबर। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, के ए डी लूँ, के ए डी बाय 2 की वैल्यू निकालूं, तो 1/2। अब देखो, ए डी हो, डी भी तो फिक्स्ड है, तो आपका 4 ई आई बाय एल होगा। हाँ ठीक है, मैंने ये किया, 1/2 4 ई आई। अब इसकी लेंथ कितनी है, ए डी की 4 है, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका के ए डी बाय 2 की वैल्यू आ रही है ई आई बाय 2। ठीक है, एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई, तो हमने स्टिफनेस की वैल्यूज निकाल ली। अच्छा, मैं क्यों निकाल रही हूँ स्टिफनेस की वैल्यू, ये पता है, क्योंकि अभी मेरे को क्या करना है, डीएफ निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए मुझे स्टिफनेस की जरूरत पड़ेगी। सो आई हैव कैलकुलेटेड स्टिफनेस एंड नाउ आई कैन मूव टू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मैं ये हटा देती हूँ,
यहाँ पे मैं टेबल बना देती हूँ आपके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की। तो अब देखो, मुझे 4-4 जॉइंट्स एनालाइज़ करने के बदले सिर्फ़ एक जॉइंट ए को एनालाइज़ करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लेना है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा, ये मेरी कुछ टेबल इस तरह से हुई। मेंबर, मैंने यहाँ स्टिफनेस लिखी, मैंने यहाँ सिग्मा के लिखा एंड आई रोट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हियर। ओके, अब मैं बोल रही हूँ मेंबर एंड या बोले। ओके, अब मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ लिखा जॉइंट, ठीक। मैंने देखे मेंबर जॉइंट से जाते हुए, मैंने देखा के की वैल्यू, मैंने देखी सिग्मा के एंड देन मैंने देखा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, उसकी वैल्यू क्या होती है, के डिवाइडेड बाय सिग्मा के होती है। हाँ, तो मैंने क्या देखा, मुझे जॉइंट ए ही एनालाइज करना है। टोटल इन टोटल एक जॉइंट है ए। ए से मेंबर का देखूं कौन सा वाला, ए। ए से मैं देखूं सबसे पहले ए बी डैश देखती हूँ, ठीक है। और ए से कौन सा मेंबर है दूसरा, ए डी डैश है। ए बी डैश ए डी डैश। स्टिफनेस कितनी आई थी ए बी डैश की, ई आई, और ए डी डैश की ई आई बाय 2, ठीक है। अब दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, 3/2 ई आई। हाँ, अब मैंने क्या किया, इसकी ए बी डैश की डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना हो जाएगा, ई आई अपॉन 3/2 ई आई। तो मैंने क्या देखा, 2/3 आंसर आएगा। 2/3 मतलब 0.667 और दूसरा हो जाएगा 0.333, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिर्फ जॉइंट ए को सॉल्व किया और उसकी स्टिफनेस निकाल ली। ओके, अब मुझे फाइनली क्या करना होगा, अब मुझे वो अपना टेबल बना के मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। तो मैंने इसको भी रिमूव कर दिया मान लो अभी के लिए। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक अ टेबल। किस तरह, कौन सी वाली, और मुझे सिर्फ जॉइंट ए के लिए बनानी है। तो मैंने जॉइंट ए के लिए टेबल बनाई, जॉइंट डी के लिए। ये मैंने बी डैश, ये जॉइंट ए एंड ये जॉइंट डी डैश, ठीक है। अब देखो, बी भी तुम्हारा फिक्स जॉइंट होगा तो मैं 1 लिख सकती हूँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ए बी डैश की डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है, ए बी डैश का है 0.667, तो मैंने इसका इतना लिखा। और ए डी डैश का 0.333 है, तो मैंने उसका इतना लिखा। और डी डैश की मैंने 1, क्योंकि फिक्स स्टैंड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या देखूं, ये मैंने पहला स्टेप था डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मुझे फिक्स्ड एंड मोमेंट्स लिखने होते हैं। अच्छा, तो मैंने बी डैश पे फिक्स्ड एंड मोमेंट, तो कोई फिक्स्ड एंड मोमेंट नहीं था, ठीक है। मुझे सिर्फ ए पे फिक्स्ड एंड मोमेंट निकला था मेरा, क्या था, ए पे 1 था, ठीक है। ए से बी डैश पे कौन सा था फिक्स्ड एंड मोमेंट, 1। ए से बी की तरफ तो मैंने लिख दिया ए पे 1, ठीक है। और मेरा ए से डी की तरफ फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या था, 0, तो मैंने लिख दिया 0, ठीक है। इतना लिखा मैंने। अच्छा, और कहीं तो नहीं है, बी डैश पे तो कोई मूवमेंट नहीं था, डी डैश पे कोई मूवमेंट नहीं था। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग मूवमेंट। अच्छा, मैंने मूवमेंट्स बैलेंस किए, तो अब मैं टोटल देखूं तो ए पे कितना है, 1 + 0 1 है। 1 कितना है, पॉजिटिव का है, राइट। तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए, अब देखो ए जॉइंट पे मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना है, नेगेटिव का 1 लाना है, ठीक। नेगेटिव का 1 किस रेशियो में, 0.666 और 0.333 के रेशियो में। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे लिख दूँ 0.667 एंड माइनस 0.333। तो ये जॉइंट बैलेंस हो गया, हाँ हो गया बैलेंस। अच्छा, तो अब मैं फाइनली जो देखूं तो मेरी फाइनल वैल्यूज क्या आ रही हैं, फाइनल एंड मूवमेंट। अच्छा, फाइनल एंड मूवमेंट्स मुझे क्या देखने हैं,
यहाँ पे कितना है 1 माइनस 0.667 करो तो कितना आता है 0.333 आता है और यहाँ पे माइनस 0.333। तो आपका क्या है, ये हो गया बैलेंस। ए पे भी बैलेंस मोमेंट आ गए। अब देखो ए पे आपका क्या था, एक जगह तो 1 आ रहा था, दूसरी साइड 0 जा रहा था। इस तरह का केस नहीं होना चाहिए। ए पे बैलेंस मोमेंट आया तो हमने देख लिया 0.33 ए बी में भी जा रहा है और अब 0.33 ए डी में भी जा रहा है बट नेगेटिव का। तो आपने क्या किया, मोमेंट्स निकाल लिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं आपको शो करके दिखाती हूँ कि क्या मतलब हुआ जो भी हमने किया। तो देखो क्या थे आपके पास, 4 मेंबर्स थे, एक ऐसे था, एक ऐसे था, एक ऐसे एंड एक ऐसे। मैंने इस पॉइंट को मतलब ए को एनालाइज किया था, राइट। ये है ए बी, ठीक है, ये है ए डी, ये है डी सी, दिस इज बी सी। ओके, अब मैं क्या देख रही हूँ, ए पे मैंने देखा ए टू बी जाने के लिए पॉजिटिव है, तो मैंने ये किया, पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज 0.333 का आ रहा है, ठीक है। ए टू डी जाने के लिए कितना है, नेगेटिव है, ठीक। नेगेटिव मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज 0.333। अच्छा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ क्लॉकवाइज लगेगा 0.333। अच्छा, ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लगेगा 0.333। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज लगेगा 0.333, ठीक है। ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज 0.333। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉकवाइज 0.333 और क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज 0.333। हो गया बैलेंस। देखो ये क्या था, मैं घूम फिर के मैंने यहाँ क्या बनाया था, स्टार्टिंग में क्लॉकवाइज बनाया था और ये नंबर फिर एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, आ गया। मैंने क्या किया, मूवमेंट्स निकाल लिए, ठीक है, हर जॉइंट पे कितना मूवमेंट आ रहा है, ए पे भी इतना। अब देखो मैंने सिर्फ ए एनालाइज किया, मैंने बता दिया बी पे भी उतना है, सी पे भी उतना ही है, डी पे भी उतना ही है, तो मैंने निकाल लिया। अच्छा, अब मुझे फाइनल एक और चीज बनानी होती है, मैंने मूवमेंट्स निकाल लिए, अब मुझे क्या करना है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या करूँ, पूरे नंबर का एक साथ बना देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि क्या करना था। तो मैंने क्या किया, जस्ट सेकेंड, आई टेक व्हाइट, या सो आई हैव इस तरह से स्ट्रक्चर। अब मुझसे क्या बोला गया, यस ये था मेरा फ्रेम, मुझे इसका बनाना है बीएमडी। अच्छा, अब देखो बीएमडी बनाने के लिए एक तो मेरे पास होना चाहिए फिक्स्ड एंड मूवमेंट, ठीक, एक पास हमारे पास होना चाहिए फ्री बेंडिंग मूवमेंट्स, ठीक है, फ्री बीएमडी की वैल्यू। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स मेरे को पता है 0.33 ठीक है। मुझे फ्री बीएमडी की वैल्यू पता करनी है। फ्री बीएमडी आपका जहाँ लोड है वहीं आएगा, है ना। यहाँ पे लोड है नहीं है तो यहाँ नहीं आएगा, ना यहाँ आएगा, बट यहाँ और यहाँ आएगा। कैसे, मान लो ये आपका ए बी है ना, तो ए बी पे किस तरह से, कुछ इस तरह से लोड लग रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये PL/4 ट्रायंगुलर लोडिंग, कितना PL/4। तो ये कितना आ रहा है आपका, और P कितना है, P इज 4, राइट। 4 इंटू लेंथ कितनी है, 2 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से 4 कैंसिल, आपके पास 2 किलो न्यूटन मीटर का आपके पास ये आ गया। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ देखा सेंटर पे कहीं आएगा PL/4, तो मैंने यहाँ 2 किलो न्यूटन मीटर का पॉजिटिव लोड बना दिया। अच्छा ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा 2 किलो न्यूटन मीटर का, आउटवर्ड्स में दिखा रही है इसका पॉजिटिव। अच्छा, तो ये हुआ आपका पॉजिटिव पॉजिटिव 2 किलो न्यूटन मीटर का बीएमडी, यहाँ मैक्सिमम पे ये वैल्यू आती है। अच्छा, ये हो गया। अब मुझे क्या पता है, फिक्स्ड मूवमेंट्स पता है। फिक्स्ड मूवमेंट आपके हॉगिंग में बनते हैं हमेशा। मैंने क्या किया, तो फिक्स्ड मूवमेंट्स बना दिए, कितना 0.33 गया है,
तो कुछ मान लो इतना इतना इस तरह से। अच्छा, इस नंबर पे भी 0.33 है, तो मैंने ये किया, ठीक है। इधर भी 0.33 है, हाँ है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, ये लगा दिया। इधर भी 0.33 है, तो आपका ये क्या हुआ, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा इसमें से, इतना पार्ट, ये वाला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया आपका। ये लोगे आप एज अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो जो हेड पार्ट बनाया है मैंने, मतलब जो भी इसका ऊपर वाला पार्ट हो, ठीक है, यहाँ पे आप पॉजिटिव ऊपर है तो ये ले लोगे आप एज अ बीएमडी, यहाँ पे नेगेटिव ऊपर है तो ये ले लोगे आप एज अ बीएमडी, ठीक। तो यहाँ मैंने बना दिया, ये नेगेटिव आएगा, ये पूरा नेगेटिव, ये इतना नेगेटिव हिस्सा, इतना नेगेटिव हिस्सा, ठीक। इतना पॉजिटिव है आपका। तो ये है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस टाइप ऑफ बॉक्स की, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अगर कोई भी बॉक्स फ्रेम आ जाए तो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपका एंड हो जाएगा यहाँ पे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मैंने 3 तरह की चीजें बताई थी। एक बार तो मैंने बताया था कि अगर स्पैन के सेंटर से जा रहा है लोड, दूसरा मैंने बोला था फ्रेम से जा रहा है लोड, तो मैंने दोनों के क्वेश्चंस करा दिए। तीसरा मैंने एक और टाइप बताया था आपको कि अगर आपका लोड जो है कहाँ से जा रहा हो, सपोर्ट से जा रहा हो, ठीक है, सेंट्रल सपोर्ट से। तो मान लो अब की क्वेश्चन मैं कुछ इस तरह से ले रही हूँ, मैंने बोला कुछ इस तरह से मेरे पास है, यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट है, this is also fixed, and you have a roller in center, another roller in somewhere here, and then another roller somewhere here, and we have a UDL this, and we have a UDL यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे मुझे एक लोड दिया हुआ है, सिमिलरली मुझे लोड यहाँ दिया हुआ है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 8 किलो न्यूटन, सेम इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 8 किलो न्यूटन, दिस इज 12 किलो न्यूटन per meter, this is 12 kilonewton per meter, and I'm naming this as A, B, C, D and E, right? And cross sectional properties I, I and I, yeah, this is I, right? And one more thing, length क्या है आपकी 4 मीटर, इसकी भी लेंथ 4 मीटर, सेम इसकी लेंथ 4 मीटर, एंड हियर आल्सो 4 मीटर। तो ये हुआ आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से, मुझे मोमेंट्स निकालने हैं इसके हर पॉइंट से, ठीक। बीएमडी बना के दिखा दो। अच्छा, तो मैं क्या देख सकती हूँ यहाँ पे, ये आपका सेंटर के मतलब सेंट्रल जो सपोर्ट है इसके दोनों तरफ सिमेट्रिक है, हाँ। अगर मैं यहाँ से कुछ इस तरह से देखूं तो इसके दोनों तरफ सिमेट्रिक है, हाँ है, बिल्कुल है, ठीक है, हर चीज सिमेट्रिक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें सिर्फ हाफ स्ट्रक्चर एनालाइज कर सकती हूँ, यस, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मैंने क्या लिया, सिर्फ हाफ स्ट्रक्चर, सिर्फ हाफ स्ट्रक्चर मैं एनालाइज करने वाली हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से ले लिया, ओके। मैंने क्या देखा यहाँ पे, हम अब देखो, ये मैंने रूल बताया था कि अगर जो भी जॉइंट से जा रहा है उस जॉइंट को फिक्स मान लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सेम वैसे ही बना दो, यूडीएल लगा हुआ है 12 किलो न्यूटन मीटर का पर मीटर का, एंड यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है 8 किलो न्यूटन का, 4 मीटर 4 मीटर, आई एंड आई,
सब मैंने वैसे ही बना दिया। अच्छा, अब मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ मैं ये हाफ स्ट्रक्चर रियलाइज करने वाली हूँ और मैं इसके जो है रिस्पेक्टिव सॉल्व करने वाली हूँ, ए बी एंड सी। अब मुझे क्या करना है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट देखना है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, अब मुझे सिर्फ कितना एनालाइज करना है, मुझे फिक्स्ड एंड मूवमेंट बताने हैं। तो सबसे मेरे को एम ए बी के फिक्स्ड एंड मूवमेंट, एम ए बी और एम बी ए पता करना है मेरे को, एम बार बी ए। अब देखो, ये लगा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड, सॉरी यूडीएल लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। अगर मैं करती हूँ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, तो देखो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर आएगा, मतलब 4 का स्क्वायर दैट मीन 16। और एम ए बी आपका होता है नेगेटिव नेगेटिव 16 किलोन्यूटन मीटर। सिमिलरली एम बी ए आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 16 किलोन्यूटन मीटर। अच्छा, अच्छा अब देखो, मैं एम बी सी देखना है एंड एम पी बी देखना है। तो ये क्या होता है, पी एल बाय 8 होता है, 8 से 8 कैंसिल और लेंथ है 4, तो आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा -4 किलो न्यूटन मीटर एंड दिस इज योर +4 किलो न्यूटन मीटर। तो आपने क्या किया, फिक्स्ड मूवमेंट्स निकाल लिए। अच्छा, अब एक और काम करना है, फिक्स्ड मूवमेंट्स तो निकाल लिए, अब मुझे क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए मैंने फिर से आपकी वो टेबल बना दी। मैंने देखा यहाँ जॉइंट, अब देखो मुझे सिर्फ एक जॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है, यहाँ तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ तो 1 ही हो जाएगा, तो सिर्फ जॉइंट बी को मैं एनालाइज करने वाली हूँ। मेंबर, ठीक है, स्टिफनेस, देन सम एंड देन फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अच्छा, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने देखा जॉइंट, मेरा जॉइंट है, मैंने डी, मेंबर, मेंबर में ले रही हूँ एक, तो देखो बी से ए और बी से सी, तो मैंने लिया बी से ए एंड बी से सी। ओके, और अब मैं यहाँ क्या देख रही हूँ, रिलेटिव स्टिफनेस से देख रही हूँ मैं मान रही हूँ, मैं रिलेटिव स्टिफनेस लेके चल रही हूँ और सिग्मा रिलेटिव स्टिफनेस एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब देखो रिलेटिव स्टिफनेस में निकाल सकती हूँ इजीली, आई है, आई बाय एल होता है जब फार एंड फिक्स्ड हो, तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ आई बाय एल, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ आई बाय एल, मतलब आई बाय एल, एल मतलब क्या, 4, ये भी एल बाय 4, ठीक है, दोनों लेंथ 4 ही, आई बाय 4, तो सिग्मा आर एस कितना आएगा, आई बाय 2। और मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालूं तो मैं सिंपली बोल सकती हूँ कि 0.5 एंड 0.5 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, बी पे हाफ हाफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों एंड पे। ठीक, ये कर लिया हमने फाइनली। अच्छा, ये हो गया एक स्टेप। अब फाइनल हमको स्टेप क्या करना है, आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस तरह से, ए पे, बी पे एंड सी पे आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, करते हैं, ए पे, बी पे एंड सी पे देखना है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखो, ए का कितना है 1, बी का कितना है 0.5, यहाँ पे भी 0.5 एंड सी का मैं लिख सकती हूँ 1, है ना। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, फिक्स्ड मूवमेंट्स लिखो। फिक्स्ड मूवमेंट मैंने निकाले थे, ए टू बी कितना आ रहा था, ए टू बी हमारा -16, बी टू ए +16, बी टू सी -4, बी टू सी टू बी +4। ठीक है, मैंने फिक्स्ड मूवमेंट्स लिख दिए। अब मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस मूवमेंट्स। अच्छा, अब मूवमेंट्स बैलेंस करने हैं मुझे, तो मैं क्या करूंगी, ए पे जरूरत नहीं है फिक्स्ड है, बी पे मुझे मूवमेंट बैलेंस करना होगा, किस तरफ से, अब देखो ए पे 1 है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो ये पूरा ले लेगा आराम से, बट बी पे डिस्ट्रीब्यूशन 0.5 होना चाहिए, लेकिन ये 0.5 है क्या, नहीं है। अगर मैं देखो 16 - 4 मतलब 12, पॉजिटिव का 12 है, इसको हाफ हाफ मतलब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगी, नेगेटिव का 12 लगाऊंगी इस रेशियो में, 0.5 नेगेटिव 12 मतलब 0.5 मतलब -6 एंड -6 मैंने लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे मुझे कोई बैलेंस नहीं करना ना, सी पे कोई बैलेंस करना, तो इसका मतलब अब देखो कैरी ओवर दे सकती हूँ, फार एंड इज फिक्स्ड, तो कैरी ओवर हमारा आएगा, हाँ आएगा, क्या आएगा, मैंने नेक्स्ट स्टेप लिखा कैरी ओवर मूवमेंट, हाफ का कैरी ओवर आएगा
when far end is fixed -3. Similarly when far end is fixed तो -3 हाफ का कैरी ओवर। अच्छा, कैरी ओवर निकाल लिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मेरा, फाइनल एंड मोमेंट्स निकाल देती हूँ। फाइनली देख लेती हूँ बैलेंस हुआ है कि नहीं। फाइनल एंड मोमेंट, तो मैंने देखा -16 -3 तो हुआ -19, ठीक है। और बी पे ये क्या हुआ, +16 -6 तो हो गया हमारा पॉजिटिव का 10। और ये हुआ -4 -6 -10 और ये 4 -3 तो है पॉजिटिव का 1। ये हुआ। तो मैंने अब क्या देखा, मेरा बी जॉइंट जो है फाइनली क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। इसका मतलब मेरा फिनिश होता है, इसकी आइट्रेशन इतना काफी है, ठीक है। अब मैंने सब कर लिया। अब क्या है, अब आपको सिंपली आपने मूवमेंट्स बता दिए, फिक्स्ड मूवमेंट ये है, आपको बेंडिंग मूवमेंट निकालना है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है। क्या करो आप, सिंपली इसको भी हटा देती हूँ मैं। अब देखो हाफ एनालाइज हो गया ना। अब देखो कैसे सेकंड हाफ के लिए मैं बेंडिंग मोमेंट बनाती हूँ। ये हो गया हमारा पूरा व्हील, राइट। ये था ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर मैं इस तरह से बता दूं, देखो ए बी, ठीक है, बी सी सी डी, कुछ मान लो इस तरह से, एंड डी ई। मैंने क्या देखा, ए बी पे मूवमेंट कितना था, नेगेटिव का मतलब हॉगिंग 19, ठीक। बी टू सी कितना बोल रहा था, ये पॉजिटिव का मतलब क्लॉकवाइज 10। ये एंटी क्लॉकवाइज 10 बोल रहा था। और ये क्या बोल रहा था, 1, ठीक। पॉजिटिव का 1 बोल रहा था, क्लॉकवाइज 1। अब सेम इसकी ऑपोजिट आप इस तरफ लगाते जाओ, पॉजिटिव का 1 तो एंटी क्लॉकवाइज 1, ठीक। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज 10 तो क्लॉकवाइज 10, ठीक। अब इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 10, उसके बाद और क्लॉकवाइज 19 है तो एंटी क्लॉकवाइज 19 है तो क्लॉकवाइज 19। इस तरह से आपने मूवमेंट बता दिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे, अच्छा मैंने ये हाफ के लिए अभी देखो ये था, अगर मैं ए टू बी, ठीक, ए बी के लिए मेरे को देखो दो चीजें चाहिए होती है, एक तो फिक्स्ड मूवमेंट चाहिए होता है, ठीक, एक हमको फ्री बीएमडी चाहिए होता है। मतलब कि अगर आपके एंड्स जो हैं सिर्फ हिंज्ड हो तो आपको किस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो ये मैंने बोला ए बी, इसका बीएमडी कितना बनेगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। तो अगर मैं निकालू तो मेरा ये आता है 24। और सेकेंड आपका बीसी है और इस पे 8 किलोमीटर लग रहा है। और इसका जो आपका बेंडिंग मोमेंट किस तरह से बनता है, ट्रायंगुलर बनता है, कितना, पी एल बाय 4। तो इसका आपका 8 आ जाएगा। ये कैलकुलेट करना, देखना सही है कि नहीं, ठीक है। 12 एंड 8, सॉरी इट्स नॉट 12, इट्स 24। तो मैं बोलूँ अगर, तो ये है आपका 24, तो मैंने मिस्टेकली 12 बोल दिया, तो ये आपका 24 आएगा, ओके। अच्छा, 24 यूडीएल, तो ए टू बी पे आपका क्या लगेगा, 24 का यूडीएल लगेगा। और ये सारे फ्री बीएमडी पॉजिटिव होते हैं, है ना, और फिक्स्ड मूवमेंट नेगेटिव आएंगे। देखो आप नेगेटिव मतलब क्या, सब हॉगिंग बता रहा है ना, इसलिए ये नेगेटिव होगा। देखो ये 19 10 नीचे ही तो कर रहा है इसको, मतलब बीच में कुछ इस तरह से करेगा ये। जबकि आपका ये जो फिक्स्ड मूवमेंट है, जो फ्री, ये जो लोडिंग लग रहा है, लोडिंग की वजह से क्या बीम इस तरह से होना चाहिए, सैगिंग मतलब सैगिंग पॉजिटिव होता है और ये हॉलिंग जो है नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना। बट अगर आपको डायग्राम बनाना है यहाँ इस केस में, तो आपको हॉलिंग अपवर्ड बनानी पड़ेगी अगर आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, मतलब ए टू बी चल रहे हो तो, ठीक है। तो मैं क्या बना रही हूँ, मैंने मान लिया 24 कहीं यहाँ पे है, तो मैंने ए टू कुछ इस तरह से ये बना। एक्सक्यूज, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा, जरा बोला सा, मगर समझ जाना। डी टू ई, अब देखो ए टू बी और डी टू ई सेम है, तो मैंने यहाँ पे भी 24 का बना दिया। आई कैन डू बेटर, वेट, मैं चलूँ तो मैंने
इस तरह से। हाँ ठीक है, छोटा हो गया। ओके, तो ए टू बी एंड बी टू ई मेरा कुछ इस तरह से पैराबोला आया, ठीक है। और ये आपका बी टू सी क्या है आपका 8, ये था इसकी इसकी वैल्यू कितनी थी, ये मैं लिख देती हूँ 24 एंड इसकी वैल्यू थी 24। मैं अभी बना रही हूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइनली, ठीक है। अब मैंने देखा इसकी वैल्यू है 8, तो कुछ यहाँ तक मान लो 8, ये दिस इज इनफ, ठीक है, मैंने इतना मान लिया ये 8 है। सिमिलरली आपका सी टू डी चलेगा, तो ये हुआ मेरा, मैंने मान लिया ये 8 है, ठीक। तो ये तो आपके पॉजिटिव बन गए, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, नेगेटिव मतलब फ्री एंड, ये जो हमारा फिक्स्ड एंड मोमेंट है वो बनाना है। ए पे फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना है 19, तो मैंने क्या किया 19 मान लो समवॉट यहाँ आ रहा है, तो मैंने क्या किया यहाँ से, ये कुछ इस तरह से आपका हुआ, ठीक है। अब बी पे क्या है 10 है, 10 मानो यहाँ आ रहा है, ठीक। तो मैंने क्या किया 10 कुछ, ठीक है, तो इसको 10 से मिला दिया कुछ इस तरह से, ठीक। अब मेरे से ये क्या बोल रहे हैं कि सी पे 1 है, 1 मतलब बहुत ही माइन्यूट कहीं यहाँ पे है ना, कहीं यहाँ पे। मैंने क्या किया इसको जो भी था यहाँ से मिला दिया 1 से। अब मेरे को फिर से मैंने इसको 10 से मिलाया, यहाँ कहीं 10 है और यहाँ कहीं 19 है एंड मैंने ई से इसको फाइनल ज्वाइंट कर दिया। तो आपका ये क्या हुआ नेगेटिव नेगेटिव, इसको ज्वाइंट कर देती हूँ, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ये पार्ट पॉजिटिव, ये पार्ट पॉजिटिव, दिस पार्ट पॉजिटिव। अब मैं फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा, जैसे ये इतना नेगेटिव आएगा एंड देन सेंटर में पॉजिटिव हो जाएगा, सेंटर पे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है देख रहे हो, फिर यहाँ नेगेटिव, जॉइंट्स पे नेगेटिव आ रहा है देखो ध्यान से, सेंटर में पॉजिटिव, फिर जॉइंट्स पे नेगेटिव, सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ आपका नेगेटिव। तो ये हुआ आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइनल, ठीक है। इस तरह से आप करोगे अपने क्वेश्चन। तो मैं अभी इस लेक्चर को यहीं बंद करती हूँ। थैंक्स एवरीवन।